वेलकम टू astrologymission.com। आज हम जो बात करेंगे कि जो समस्त संभावनाओं का जो बिंदु है, ऑल पॉसिबिलिटी का जो पॉइंट है वो कौन सा है, जहाँ से जो है ऑल पॉसिबिलिटी है, और जो है होलनेस है। होलनेस माने जहाँ से, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है या जहाँ से सब कुछ निकलता है, तो उस बिंदु पे अपन बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, तो अपन ने पहले से जाना हुआ है कि इस संसार में जो करता धरता है, या जो पावर है, या जिसको अपन शक्ति कहते हैं, या बल कहते हैं, या सामर्थ्य कहते हैं, वो जो शक्ति है वो गति का हिमीभूत पॉइंट है। गति ही वहाँ जो है कंडेंस होके वो बिंदु बनती है, जिसको अपन शक्ति कहते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है। शक्ति एक व्यक्त होती है और एक अव्यक्त होती है। इसको अपन कैसे समझेंगे, जैसे अपन ने एक उदाहरण सुन रखा है कि जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, उनमें 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उन्होंने ये शक्ति कब देखी गई? ये शक्ति तब देखी गई जब उन्होंने जो है धातु से बना भीष्म के पुतले को आलिंगन करके चूर चूर कर दिया। तो वहाँ उनकी 10,000 हाथियों का जो बल उनमें था धृतराष्ट्र में, वो शक्ति उनकी व्यक्त हो गई। तो जब शक्ति स्थिर होती है तब वो अव्यक्त कहलाती है, और जब शक्ति में गति होती है तो वो तब वो व्यक्त हो जाती है। तो अव्यक्त और व्यक्त में यही अंतर है कि गति जब स्थिर है तो वो अव्यक्त है, और गति जो है जब वो चालू हो गई, चलना चालू किया, तो वो व्यक्त हो गई। तो अव्यक्त और व्यक्त में गति का ही अंतर है। और गति में अपन जानते हैं कि गति जितने हम सूक्ष्म संसार में बढ़ते जाएंगे तो गति बढ़ती जाएगी। तो जैसे ये मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर को यदि पीस दिया जाए तो ये एक लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड के अंदर जब अपन देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये जो है पंच तत्वों से बना है, फिर वो तत्वों में जो अणु परमाणु है, ऐसे हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण जो है पदार्थ में या मैटर में भार होता है, वेट होता है। लेकिन अध्यात्म में ये बोलता है कि जो गति है, गति में भारहीन वस्तु ही भार प्रतीत होती है, अर्थात गति ही भार है और गति ही वो व्यक्त शक्ति है। तो और इस गति और शक्ति, जैसे अपन जानते हैं कि शक्ति जो है शिव और शक्ति का एक जोड़ा है, क्योंकि बिना शिव के शक्ति नहीं रहती है, बिना शक्ति के शिव नहीं रहता है। तो ये दोनों का जोड़ा हमेशा चलता रहता है। तो अब अपन इसको समझिए, आइए देखते हैं। अपन देखते हैं कि ये लिखा हुआ है अविरहा शिवयो स्वभावा। अविरहा माने इनमें विरह नहीं होता, ये कभी बिछड़ते नहीं है। अविरहा माने जो कभी नहीं बिछड़ते, ऐसा ये कपिल है, ऐसा ये योगा है। अविरहा शिवयो स्वभावा। शिव और शिवा, शिवा माने शक्ति, शिव और शिवा, इसको अपन कहते हैं प्रकाश और विमर्श। प्रकाश माने शिव और विमर्श माने शक्ति। नित्य अन बिना भाव संबंध है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रहता। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति उसमें निहित है। अब अपन ने यहाँ बोला है कि प्रकाश शुद्ध प्रकाश बिंदु नहीं है, ये प्रकाश बिंदु नहीं है। अपन उस बिंदु की तलाश में थे कि जहाँ पे उसमें वो समर्थ है कि वो इस संसार को रच दे। तो प्रकाश माने बिंदु नहीं है, और विमर्श माने शक्ति माने भी बिंदु नहीं है। लेकिन जब इन दोनों का योग होगा, प्रकाश शुद्ध प्रकाश का या शुद्ध विमर्श का जब योग होगा, तो इस प्रकाश का अंश बिंदु बन के शक्ति के गर्भ में प्रविष्ट करेगा, और वहां रह के पुष्टि लाभ भी करेगा, वो विकसित भी होगा। और फिर उससे तेज में बीज स्वरूप जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो फट जाएगा, उससे नाद माने आवाज आएगी, नाद निर्गत होगा। और ये जो नाद निकलेगा, इसमें समस्त तत्व सूक्ष्म रूप से निहित रहते हैं, कि जो भी संसार के तत्व हैं वो सभी के सभी इस नाद में मौजूद रहते हैं। माने ये नाद समस्त तत्वों का
ये मूलभूत जगह है, इसमें निहित रहते हैं। और नाद क्या होता है, जैसे ही नाद होता है तो नाद निर्गत होके तत्काल त्रिकोण का रूप धारण कर लेता है, और ये त्रिकोण अहम है। जैसा कि अपन ने पहले बताया हुआ है कि जो शक्ति है, ये शक्ति दो भागों में बटी हुई है। एक, जब ये बहिर्मुखी होती है, आउटर वर्ल्ड में जब ये जाती है, तो ये घनीभूत माने कंडेंस होके स्थूल भौतिक तत्व बनाती है। और जब ये शक्ति विरल होती है, फाइन स्टेज की तरफ बढ़ती है, तो विरल होते 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 अंत में वो पॉइंट, वो संकोच अवस्था प्राप्त कर लेती है, जिसको हम बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु ही आत्मा है ना, ये बिंदु आत्मा है, और इस बिंदु को ही हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं। इस बिंदु को पाने के लिए क्या होता है कि शक्ति शिव की तरफ देखने को उन्मुख होती है। शक्ति जो शिव में समाहित है, शिव से वे उन्मनी और शमनी भाव से लिपटी हुई है, उनका मुख देखने के लिए उन्मुख होती है। और फिर ये शिव और शक्ति दोनों साम्य भावनापन्न माने एक होके बिंदु में परिणत हो जाते हैं। शिव की शक्ति बिंदु रूप में परिणत होती है, और ये बिंदु जब जन्म लेता है ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो उससे चैतन्य भी प्रतिफलित होता है ना। चेतना कहाँ से आती है, तो यहाँ इसका उत्तर दे रहा है कि जब शिव और शक्ति भावनापन्न होकर बिंदु रूप में परिणत होते हैं, जिससे पारमार्थिक चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होता है। तो ये आपकी वेद की बात हो गई। अब अपन समझेंगे विज्ञान में इसी बात को। विज्ञान कैसा समझाते हैं, तो हमारे गुरुदेव पूज्य महर्षि जी ने इसको जिस तरह से समझाया है, और हमने जिस तरह से समझा है उस तरह से वही बात हम आपको अपनी भाषा में समझा रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन चल रही है, यहाँ ये दो भागों में विभक्त है कि ये आउटर वर्ल्ड है, ये संसार है, ये दृश्य वर्ग है, और ये अदृश्य वर्ग है। तो इनका जो ज्वाइंट कनेक्शन है, जो इसमें दिखाया है दो लाइनों के बीच में, ये ज्वाइंट कनेक्शन है। तो कहते हैं इन ज्वाइंट कनेक्शनों में जहाँ से दोनों तरफ की संभावना है, जब आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो कहते हैं वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति अष्टधा होती है, इसमें लिखी 8 प्रकृति लिखी हुई है कि प्रकृति अष्टधा होती है, तो ये लेवल 1 है। और जब कहते हैं इनर वर्ल्ड में जाती है, अंदर हम जाते हैं, तो वो लेवल 2 है। ये लेवल 2 क्या है, ये ऑल द लॉ ऑफ नेचर, यहाँ प्रकृति के सारे नियम हैं। तो क्या नियम है, उन नियमों को कौन धारण करता है, तो ये डॉट डॉट करके जो पार्टिकल दिखाए गए हैं, तो कहते हैं इस जगह के सारे पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैव ए 2 टेंडेंसी, मतलब सभी के सभी पार्टिकल में, सभी कणों में 2 प्रकार का स्वभाव होता है, जहां वो एक आउटर वर्ल्ड में जाता है और इनर वर्ल्ड में जाता है। इनर वर्ल्ड में जब जाता है, इसको अपन ऐसा समझाया हल्के से कि जब आदमी आगे कदम बढ़ाता है, तो वो कदम थोड़ा सा पहले पीछे जाता है, पहले वो डाउनवर्ड जाता है, फिर वो अपवर्ड जाता है, इस तरह आदमी आगे बढ़ता जाता है। तो जब ये आउटर वर्ल्ड में जाता है, तो ये मैनिफेस्ट होता है। यहाँ व्यक्त संसार है, सोर्स ऑफ मैनिफेस्ट, ये व्यक्त संसार है। इस संसार को कहते हैं प्रकृति, और इसको शॉर्ट में लिखा गया है प्रा। ये प्रा है, इसको कहते हैं सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। इस प्रा में एक्टिविटीज है। लेकिन जब हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं, क्योंकि 2 टेंडेंसी है, एवरी पार्टिकल हैव ए 2 टेंडेंसी, जब हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं तो इसको बोलते हैं, नॉन एक्टिविटी को बोलते हैं पुरुषा। तो ये पुरुषा है, ये नॉन एक्टिविटी है, और जो प्रकृति है ये एक्टिविटीज है। तो ये व्यक्त संसार है और ये अव्यक्त संसार है, और ये अव्यक्त संसार को बोलते हैं अनमैनिफेस्ट माने अव्यक्त, और व्यक्त संसार को बोलते हैं मैनिफेस्ट। तो ये जो एवरी पार्टिकल, इस जगह का एवरी पार्टिकल जो है हैव ए 2 टेंडेंसी। तो कहते हैं कि ये जो पुरुषा जो शांत है, ये पुरुषा शिव है, ये शिव शांत है, शिवम शांतम अद्वैतम। ये शिव शांत है, अद्वैत है, ऐसा दूसरा नहीं है।
तो ये शांति का स्पंदन ही ये गति है। और ये गति क्या है? गति ही शक्ति है। शक्ति है गति का मूलभूत, ये ही शक्ति है। क्योंकि जब शक्ति गतिमान होती है तो व्यक्त हो जाती है। अपन ने जैसा पहले बताया है, स्थिर अवस्था में शक्ति अव्यक्त होती है, परंतु गति अवस्था में वही शक्ति, यही शक्ति जो ये पार्टिकल रखते हैं, यही शक्ति व्यक्त हो जाती है। और जब ये गतिमान होती है तो गति का हिमीभूत रूप, कंसोलिडेटेड स्टेट, जो अंतिम मूल कारण है, वो गति का ही कंसोलिडेटेड रूप है, जिसकी खोज में है हिग्स बोसान और गॉड पार्टिकल लोग ढूंढ रहे हैं। तो गति ही मूल पदार्थ माने मैटर में परिणत होती है। ये गति ही मैटर बन जाती है। इसी गति से सारा जगत विरेचित होता है। अव्यक्त शक्ति से, उसी सामग्री से वस्तु मात्र की सत्ता है। अव्यक्त शक्ति ही वस्तु की सत्ता है। अब जो भार ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक की पदार्थ में वेट कहाँ से आता है, तो कहते हैं आत्यंतिक वेग। आत्यंतिक वेग से भार रहित पदार्थ भी भारवान हो जाता है, उसमें वेट आ जाता है। अर्थात अत्यंत वेगवती गति की गति जितनी ज्यादा होगी उससे भार की अनुभूति होती है, हमें वेट का एक्सपीरियंस होगा। जैसे हम जानते हैं कि एक पार्टिकल की गति है ना, फिर उसका जो अणु की गति, फिर परमाणु की गति, फिर जो है ऋणाणु धनाणु की गति, कर्षाणु की गति, ऐसे करके ये गति लगातार बढ़ती जाती है और अंत में ये गति जो है शक्ति ही गतिमान होती है। तो इस शक्ति से ही पूरा संसार बना हुआ है। तो इसकी जो ये जो समर्थ संभावना का क्षेत्र जो बताया है, इसमें कहते हैं कि ये जब दोनों हम ज्वाइंट कर देते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का ये जो पूरा क्षेत्र है, इनको जब ज्वाइन कर दिया है तो इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो कहते हैं ये होलनेस का, ये प्योर नॉलेज का एक तीसरा स्ट्रक्चर है, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। तो तीसरा ये ज्वाइंट है जहाँ पुरुष प्रकृति दोनों है, अनदर लेवल ऑफ अवेयरनेस। और एक लेवल ये है जहाँ पे अपन आउटर वर्ल्ड है, और एक लेवल ये है जहाँ इनर वर्ल्ड है। इस तरह नॉलेज के ये 3 स्ट्रक्चर हैं। नमस्कार।